हेलो, नमस्कार। आज मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्व के बारे में इस वीडियो लेक्चर को बना करके चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की संसद ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम इस उद्देश्य से बनाया था जिससे कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा सके, शासकीय कार्यालयों की क्रिया प्रणाली को और उत्तरदायित्वपूर्ण, जवाबदेहीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा सके। ऐसा बार-बार देखने में आया था कि जनता को शासकीय कार्यों से दूर ही रखा जाता है, उनको शासन की किन्हीं भी दस्तावेजों को देखने को नहीं मिलता था। तो इन्हीं समस्याओं को लेते हुए बहुत सारे आंदोलन चले हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कई जजमेंट्स में दिए और फाइनली पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह कह दिया कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। अब इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए ताकि हर किसी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा करके यह वहां से आदेश न लाना पड़े या रिटन जारी करवाना पड़े कि किसी भी शासकीय कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को जानकारी मिल सके। इसी लिहाज से 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम एक इंस्ट्रूमेंट तंत्र के रूप में बनाया भारत की संसद ने। तो उसमें एक जन सूचना अधिकारी की भी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया। पहले तो आप ये ध्यान दें कि जन सूचना अधिकारी दो प्रकार के हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कार्यालय है। यदि वह शासकीय कार्यालय केंद्रीय सरकार का है तो वह केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के नाम से रहेगा, और यदि वह राज्य सरकार का कार्यालय है तब वह राज्य जन सूचना अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। ये होते कौन हैं? जन सूचना अधिकारी होते कौन हैं? सेक्शन 5 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी के बारे में यह बताया गया है कि ये शासकीय कार्यालय में पदस्थ रेगुलर कर्मचारी होते हैं जो कि अपनी शाखा में रखे गए दस्तावेजों के संधारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी वे वहाँ के लोअर लेवल के क्लर्क या चपरासी नहीं हो सकते, बल्कि एक सेक्शन ऑफिसर ही, एक सेक्शन का मतलब एक विभाग का विभागाध्यक्ष ही उसका जन सूचना अधिकारी बन सकता है। किंतु ऐसा नहीं है कि कोई विभाग का सर्वोच्च अधिकारी ही जन सूचना अधिकारी बने, क्योंकि उसी विभाग में ही एक प्रथम अपीलीय अधिकारी की भी नियुक्ति का प्रावधान इसी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किया गया है, जो कि जन सूचना अधिकारी से पद में वरिष्ठ होता है। तो जन सूचना अधिकारी, बस आप यूँ समझें कि उसकी सीमा अपने अंडर रखे गए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर कंट्रोल रहता है, बिना उसकी परमिशन के वे डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं जा सकते हैं। सेक्शन 5 में साफ-साफ कह दिया गया, लेकिन सब पूरा काम जन सूचना अधिकारी नहीं कर सकता है, इसलिए सेक्शन 5 के क्लॉज़ 4 में यह प्रावधान किया गया कि यदि जन सूचना अधिकारी को आवश्यकता है अन्य कर्मचारियों से सहयोग की, तो उन्हें सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो सहायक जन सूचना अधिकारी का भी उत्तरदायित्व इस अधिनियम के अंतर्गत उतना ही है जितना कि जन सूचना अधिकारी का है। लेकिन मित्रों, आपको बता दें हम यहाँ पर कि जन सूचना अधिकारी ही मूल रूप से दायित्व होता है जो भी आवेदन जन कार्यालय पब्लिक ऑफिसेज में आते हैं उनका जवाब देने का दायित्व और उसके तहत जानकारी प्रदान करने का दायित्व जन सूचना अधिकारी का ही होता है, जो कि वेल डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड होता है, उसी कार्यालय का एक रेगुलर एम्प्लॉई होता है। जब तक वो उस कार्यालय में है तब तक उसका उत्तरदायित्व है। उस कार्यालय से यदि उसका ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे कार्यालय में तो भी उसका उत्तरदायित्व रहेगा। प्रमोशन हो गया उसका, मान लीजिए पहले सेक्शन ऑफिसर था, अभी वो जा कर के हायर अथॉरिटी में अंडर सेक्रेटरी लेवल पर चला गया है, तो भी उसका उत्तरदायित्व उस समय जब जन सूचना अधिकारी था, उस समय से उस समय के संबंधित आवेदनों के संबंध में बना रहेगा, यदि उसने वहाँ पर ठीक से जानकारी प्रदान नहीं किया हुआ है और आवेदक जो जानकारी प्राप्त करना चाहता था, बिल्कुल पीछे लगा हुआ है कि नहीं, हमें तो जानकारी लेना ही लेना है, और वह फर्स्ट अपील, सेकंड अपील यानी राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुँच चुका हुआ है। तो यहाँ पर आप यूँ समझें कि जन सूचना अधिकारी एक बहुत ही मजबूत इकाई है इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। बिना जन सूचना अधिकारी के यह अधिनियम ठीक से काम नहीं कर सकता या इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए जन सूचना अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही भी इसमें तय की गई है।
करना क्या होता है जन सूचना अधिकारी को, जैसे ही उसके पास कोई आवेदन लेके आता है, निश्चित प्रारूप इसमें नहीं दिया जा सकता कि किस प्रारूप में दें। भारत का कोई भी नागरिक, हालांकि सेक्शन 6 में तो व्यक्ति शब्द प्रयोग में लाया गया है, पर्सन, जिसका मतलब कोई भी व्यक्ति ला सकता है, लेकिन आप इसे व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ भारत का नागरिक से ही समझें। आवेदन यहाँ पर कर सकता है किसी भी शासकीय कार्यालय से या ऐसे कार्यालय से जिसका कि टर्नओवर का 25% या 2.5 लाख जो भी हो एक साल में ग्रांट मिला हो गवर्नमेंट के द्वारा। उस पर हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ा रुक करके कि कौन उसमें कार्यालय आ सकते हैं। पहले यहाँ हम जन सूचना अधिकारी के बारे में बता दें कि उसे बिल्कुल तत्पर रहना है। जैसे आवेदन से प्राप्त होता है, सबसे पहले तो वह यह देखे कि क्या उसके द्वारा आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी उसके ही विभाग से संबंधित है या किसी दूसरे विभाग से संबंधित है, या उसके विभाग के ही किसी दूसरी शाखा से संबंधित है जिसके लिए कि दूसरे जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। यदि वह ऐसा पाता है या उस आवेदन में कुछ पोर्शन उसके ही विभाग से संबंधित जानकारियों के से संबंधित दस्तावेज संबंधित हैं और कुछ भाग उस आवेदन के जिसमें की जानकारी मांगी गई है किसी दूसरे विभाग या दूसरे उसी विभाग उसी के कार्यालय के दूसरे किसी सेक्शन संबंधित है, तो क्या करेगा, जो अ, आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारियों का जितना पोर्शन उसके विभाग संबंधित नहीं है या पूरा का पूरा, तो वो अंतरित कर देगा संबंधित विभाग को तत्परता के साथ। और यह तत्परता आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस के भीतर ही उसको दिखानी है, 5 से 6 दिन नहीं कर सकता। यदि करता है तो यह वह व्यक्ति जन सूचना अधिकारी इस अधिनियम का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए आगे आपको बताएंगे हम कि किस प्रकार से सेक्शन 20 में उसके दंड की व्यवस्था करी गई है। जवाब देने के बारे में, जिस तिथि को जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होता है उस तिथि से 30 दिवस के भीतर उसे जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। सेक्शन 7 में यह प्रावधान दिया गया है। अब जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि जो जानकारी मांगी गई है वह सेक्शन 8 और सेक्शन 9 इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, यानी ऐसी जानकारियां मांगी गई हो सकती हैं जिन्हें कि प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। तो इस संबंध में बाकायदा लिखित करते हुए जन सूचना अधिकारी आवेदक को उत्तर भेज देगा कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर वाली जानकारियां हैं, इन्हें आपको नहीं दे सकते। यदि आप असंतुष्ट हैं तो आप जो है हमारे विभाग के प्रथम अपीली अधिकारी फला व्यक्ति हैं, उनका यह नाम है, यह पदनाम है, यह कार्यालय पता है, नीचे उसको लिख देगा कि इस पर आप वहाँ 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं। एक तो व्यवस्था ये हो गई। पहली बात अंतरित करना, दूसरी बात जवाब देना। जवाब देने में यदि सेक्शन 8 और 9 के तहत मांगी गई जानकारियां हैं तो उसको देने से मना कर सकते हैं। यदि जानकारी दिया जाना है तब वहाँ पर उसको क्या करना है कि वह 30 दिवस के भीतर ही जानकारी देगा, लेकिन तत्परता के साथ। जानकारी जो मांगी जाती है वह दस्तावेजी जानकारी होती है, मौखिक जानकारियाँ होती नहीं है, लिखित में ही देना होता है। तो जैसे ही पत्र प्राप्त होता है उसके संबंधित विभाग से जानकारी, उसके विभाग से संबंधित जानकारी मांगी गई है तो 5 दिवस के भीतर ही उसको लिखित में दे देगा कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी कितने पृष्ठों में, पृष्ठों की संख्या, प्रति पृष्ठ 2 रुपए के दर से पूरा गुणन गुणन करते हुए, मल्टीप्लिकेशन करते हुए, कैलकुलेटेड जितना भी रुपीज आते हैं उसको मेंशन करके कि इतना रुपए आप यहाँ जमा करें और आप जो है इसको दस्तावेज को प्राप्त करें। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है 30 दिनों की गणना कैसे की जाएगी जब वह जानकारी देने के लिए तत्पर है जन सूचना अधिकारी। जानकारी पृष्ठों में है जितना, उस संबंध में सूचना प्रेषित की जा चुकी है 5 दिवस के भीतर ही। वहीं से आपका 30 दिन में से 5 दिन आपके निकल गए, 25 दिन बचते हैं। अब वहाँ पर आपका जो एक काउंटिंग टाइम है डेज का, वह है स्टॉप, काउंटिंग क्लॉक स्टॉप कर जाता है। अब आपने वहाँ सूचना उसको प्रेषित कर दिया है 5 दिन के भीतर ही। जैसे ही वहाँ से वह उतने पैसे जमा करता है, मान लीजिए वह शेष 25 दिवस की अवधि में कर देता है, मान लीजिए 10 दिन बाद करता है, तो फिर आपके पास ये 5, 10, 15 प्लस 25 वो जो बचा हुआ था, जो 30 में से 25 बचा हुआ था, 5 आपने कंज्यूम किया हुआ था, इतने टाइम बचते हैं। मान लीजिए वो 2 महीने बाद लेके आता है, नो प्रॉब्लम, आप 30 डेज को एक्सीड नहीं किए हुए हैं, आप वहाँ पर उसको फिर शेष 25 दिन, जिस डेट को वापस आपको उसका रिप्लाई आता है या वो पैसे जमा करता है, नंबर ऑफ पेजेस 2 रुपीज पर पेज के हिसाब से प्राप्त करने के लिए, तो 25 डेज की काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करती है फ्रॉम द डेट ऑफ deposition of that money what you had asked that fellow to furnish or deposit in your office in order to
कलेक्ट दोज इंफॉर्मेशंस। तो यहाँ पर आपकी ये हो जाती है। तृतीय पक्षकार से वाले पे आने के पहले यहाँ पर देख लें आप कि प्रश्नात्मक जानकारियों के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी धारणाएं चलती हैं कि आपने प्रश्नात्मक जानकारी मांग दिया है, इसलिए आपको हम यहाँ पर जानकारी नहीं देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्नात्मक जानकारी का स्वरूप क्या हो सकता है, क्योंकि आवेदक अनपढ़ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह उसको उसके द्वारा मांगी गई जानकारी को रिकॉर्ड करे, खुद अपने हाथों से लिखे और अनपढ़ व्यक्ति को भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, उसे कोई कारण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अवधि की हम यहाँ डिस्कस आपसे कर चुके हैं, 30 दिनों की गणना कैसे करना ये भी कर चुके हैं। अगली बात आती है, यदि मांगी गई जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित है, जो कि सेक्शन 10 के अंतर्गत 11 के अंतर्गत देखेंगे आप, तो तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण ही जन सूचना अधिकारी उसको मना नहीं कर सकते देने से। यहाँ पर जन सूचना अधिकारी का दायित्व यह है कि आवेदक को तुरंत वह रिप्लाई करें कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी थर्ड पक्षकार से है और हम थर्ड पार्टी से इस संबंध में पत्राचार कर चुके हैं कि आप के संबंध में फला फला जानकारी मांगी गई है, क्या आप सहमत हैं कि आप अपनी सहमति देते हैं कि आपसे संबंधित वह जानकारी आवेदक को प्रदान कर दी जाए। जैसे ही वहां से हमें उत्तर मिल जाता है, उनकी सहमति या असहमति मिल जाती है, उसके बाद आपको हम दे देंगे। अब यहाँ इतना लिख करके जन सूचना अधिकारी शांत नहीं बैठ सकते। ये इसके उपरांत भी जन सूचना अधिकारी के लिए आवश्यक है कि मान लीजिए एक युक्त समय 30 दिवस की अवधि व्यतीत हो रहा है, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आया है किसी व्यक्ति से जिसे आपने कम्युनिकेशन किया हुआ है उसकी सहमति के संबंध में। तो ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर ही जन सूचना अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह अपने खुद के डिस्क्रिप्शन पर, विवेक पर यह निर्णय ले कि थर्ड पार्टी के संबंध में मांगी गई जानकारी के डिस्क्लोजर से यदि पब्लिक इंटरेस्ट एडवांस होता है, लोकहित सुरक्षित रखा जा सकता है, प्लस उसमें और वृद्धि हो सकती है, तो वह उसको डिस्क्लोज कर सकता है। किंतु यदि उसे लगता है कि लोकहित की वृद्धि नहीं की होगी, बल्कि जिस व्यक्ति के बारे में मांगी गई जानकारी है उसका यह पर्सनल डॉक्यूमेंट है, उसको देने से उसके आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। तो यहाँ पर जन सूचना अधिकारी बहुत ही सतर्कता के साथ काम करने की आवश्यकता है। जन सूचना अधिकारी यहाँ पर प्रति व्यक्ति से संबंधित जानकारी नहीं प्रदान करेंगे, बजाय इसके साथ ही साथ जिसने सूचना मांगी हुई थी उसको लिखित में यह जानकारी दे देंगे कि हमने थर्ड पार्टी से मांगा हुआ था कंसेंट, उनका कंसेंट अभी तक नहीं आया है, फिर भी मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि इसको आपको प्रदान किए जाने से लोकहित की वृद्धि नहीं होती है, अपितु ऑन द कंट्रेरी जिस व्यक्ति से संबंधित जानकारी आपने मांगा है उसके आर्टिकल 21 के तहत उसको प्राप्त राइट टू प्राइवेसी गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, इसलिए आपको यहाँ पर जानकारी हम नहीं प्रदान कर सकते। जन सूचना अधिकारी को प्रथम एवं द्वितीय अपीली कार्रवाई में उपस्थित रहने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ जन सूचना अधिकारी जब भी कोई उत्तर या जवाब संबंधित आवेदक को देगा तो उसमें नीचे जरूर लिखेगा कि उसका उच्च अधिकारी, अपीली अधिकारी, प्रथम अपीली अधिकारी कौन है, उसका नाम क्या है, पदनाम क्या है, उसका कार्यालय पता क्या है, यह लिखना आवश्यक है। तथा यदि वह जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान किए गए जानकारियों से असंतुष्ट है तो वह इस पत्र की प्राप्ति से, जानकारी की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील दायर कर सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जन सूचना अधिकारी को ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना प्रदान करते समय अपना नाम, पदनाम, कार्यालय पता लिखना आवश्यक है। अब इसके बाद प्रथम अपीली कार्रवाई में जन सूचना अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को बाकायदा बता दे कि इसमें जो भी जानकारी मांगी गई थी उसको उसने पूरी तत्परता के साथ प्रदान करने का प्रयास किया है, उसने अपनी पूरी योग्यता और प्रज्ञा के साथ प्रदान किया हुआ है। यदि जन सूचना अधिकारी के इन तर्कों से प्रथम अपीली अधिकारी संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए जन सूचना अधिकारी ने कोई जानकारी देने से मना कर दिया था या कोई अपूर्ण या गलत जानकारी दिया हुआ था, तो प्रथम अपीली अधिकारी जन सूचना अधिकारी को यह आदेश जारी करेंगे गुण दोष के आधार पर
स्पीकिंग ऑर्डर पारित करते हुए दोनों पक्षों को सुन करके। हालांकि अपीलार्थी को सुने जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु सहजता के लिए यदि उसके अपीली आवेदन को समझने में कठिनाई हो रही है, तब प्रथम अपीली अधिकारी उसे बुला सकते हैं, अन्यथा उसे हमेशा बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उसे बार बार बुलाया जाना दर्शाएगा कि प्रथम अपीली अधिकारी कार्य करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर मूल उद्देश्य प्रथम अपीली अधिकारी का यह है कि वह आवेदक को सूचना प्राप्त करवा दें जन सूचना अधिकारी से। जन सूचना अधिकारी वहाँ पर उपस्थित होंगे प्रथम अपीली अधिकारी के कार्यालय में, पूरी पत्रावली को रखेंगे। प्रथम अपीली अधिकारी उनका परीक्षण करेंगे, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, उसके आधार पर वहाँ पर अपना स्पीकिंग ऑर्डर पारित करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में यदि अपीलार्थी को जानकारी प्रदान किए जाने का या पुनः जानकारी प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया जाता है, तब वह निःशुल्क जानकारी प्रदान किया जाएगा। मुद्दा भी ये उठता है कि निःशुल्क दिया जा रहा है, तो जो चार्जेज है नंबर ऑफ पेजेस के, वह कौन पे करेगा? यहाँ पर जन सूचना अधिकारी के ऊपर यदि कोई पेनाल्टी लगा सकता है तो वह राज्य सूचना आयोग ही है, लेकिन यहाँ पर प्रथम अपीली अधिकारी को ऐसा कोई पावर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीली अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह उच्च अधिकारियों को इसके बारे में लिखित में सूचित कर दे कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय पर कार्य का जवाब नहीं दिए जाने से, यानी समय पर कार्रवाई न किए जाने से ये क्षति हुई है कार्यालय को, और जिसकी वजह से प्रथम अपील में इतने रुपए का निःशुल्क जानकारी प्रदान किया गया है। यह अपने से उच्च, या आप यूँ कहें कि सूचना आयोग तक यह जानकारी पहुँचाना आवश्यक है, और अपने वरिष्ठ जो कि अधिकारी हैं प्रथम अपीली अधिकारी से, उनके संज्ञान में लाना आवश्यक है। इसे रिकॉर्ड पर लाना भी आवश्यक है, क्योंकि जब भी आपको ये पूरा आंकड़ा मिलाना होगा, पंजियों के संधारण में दिखाएंगे भी आपको हम, तब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी कि जो निःशुल्क जानकारी प्रदान की गई, यह एक गवर्नमेंट लॉस है, पब्लिक लॉस है, और यह पब्लिक लॉस जन सूचना अधिकारी ने किया है, तो जन सूचना अधिकारी की व्यक्तिगत दायित्व है, या उसके उसके व्यक्तिगत खाते से, यानी पॉकेट से उसके लिया जाना आवश्यक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने की बात है। इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन डिटेल में जाना आवश्यक मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रथम अपीली अधिकारी और भी कार्रवाई कर सकते हैं जन सूचना अधिकारी के ऊपर। उस पर कभी हम और बाद में बताएँगे। सेकंड अपील हमेशा आयोग के समक्ष ही होती है, और आयोग यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग होगा यदि केंद्रीय कार्यालय से चला हुआ प्रकरण है। यदि वह राज्य सरकार के कार्यालय से चला हुआ प्रकरण है, तो वह राज्य सूचना आयोग होगा। जैसे छत्तीसगढ़ का जो है राज्य सूचना आयोग रायपुर में है, तो वहाँ पर इसकी सुनवाई होती है। यहाँ पर प्रथम अपीली अधिकारी के आदेश से त्रस्त होने पर, दुखी होने पर, या प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा अपील किए जाने से 30 दिवस के भीतर कोई निर्णय न किए जाने पर, या जन सूचना अधिकारी के द्वारा ही जानबूझकर कोई निर्णय न दिए जाने की स्थिति में प्रारंभ में ही, तो प्रारंभ में यदि जन सूचना अधिकारी ने ही कोई निर्णय नहीं दिया है, कोई इसको जवाब नहीं दिया है, तो सीधा सेक्शन 18 में कंप्लेंट कर सकता है वहाँ पर जा करके। किंतु यदि जन सूचना अधिकारी ने कोई जवाब दिया था, जैसे कि असंतुष्ट था, भ्रामक जानकारी थी, असंतुष्ट था, या लेट से मिला हुआ था, प्रथम अपील में गया, वहाँ भी असंतुष्ट रहा, तब सेकंड अपील में जाएगा। यहाँ कंप्लेंट नहीं, यहाँ पर अपील होगा। दोनों दशाओं में आयोग के समक्ष जाने का पूरा रास्ता खुला हुआ है अपीलार्थी के लिए। वहाँ पर जो शुल्क हैं, 50 रुपये प्रथम अपील में लगते हैं, वहाँ पर 100 रुपये लगते हैं। खैर, ये सब शुल्कों की बात अलग है। तो जन सूचना अधिकारी को आयोग के समक्ष भी आयोग द्वारा प्रेषित किए गए सूचना पत्रक के अंतर्गत अपने जवाब दावा को प्रस्तुत करना होगा कि उसने कब-कब और कौन-कौन सी कार्रवाइयाँ किया हुआ है। यदि प्रथम अपीली अधिकारी ने स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया हुआ था, तब उनको वहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें लिखित में भेज देने की आवश्यकता है कि हाँ, मैंने कार्रवाई किया हुआ था। लेकिन पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को हर सुनवाई में आयोग के समक्ष, सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। यदि आयोग पाता है कि जन सूचना अधिकारी ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई थी, या भ्रामक जानकारी दी गई, 30 दिवस के भीतर ही अपूर्ण जानकारी दी गई, असत्य जानकारी दी गई, बहलाने वाली जानकारी दी गई, तब ऐसी स्थिति में 250 रुपये प्रतिदिन के दर से अधिकतम 25,000 रुपये का अर्थदंड आयोग के द्वारा
जन सूचना अधिकारी पर लगाया जा सकेगा। साथ ही साथ यदि यह पाया जाता है कि जन सूचना अधिकारी आदतन ऐसा करते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत उनका डिमोशन भी हो सकता है, उनका इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है, कोई भी कार्रवाई वहाँ पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जा सकती है, उनकी कॉम्पिटेंसी को भी चेक करने का ऑर्डर पारित हो सकता है। यह पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए, तो उसके लिए भी तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, वो आयोग के द्वारा तय किया जाने वाला काम है। एक तो आपको बता दिया मैंने 30 दिवस वाला, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी संधारण पर बाद में आता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि आवेदक ने जनसूचना अधिकारी के समक्ष कोई ऐसी जानकारी के लिए आवेदन लगाया हुआ है जो कि उसकी लाइफ या लिबर्टी, प्राण या स्वतंत्रता, जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी मांगा हुआ है, तो ऐसी दशा में 48 घंटे के भीतर उसे जानकारी प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नहीं प्रदान करते हैं तो तुरंत वह फर्स्ट अपील लगा सकता है या फिर सीधा कंप्लेंट कर सकता है आयोग के समक्ष में सेक्शन 18 के अंतर्गत, या फर्स्ट अपील सेक्शन 19 में लगाता है तो यहाँ पर भी ये 30 डेज के भीतर बाउंड है कि उसको डिस्पोजल करे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, और डिस्पोजल से यदि वो अभी डिससेटिस्फाइड है तो जाएगा सेकेंड अपील में, जो कि आपका देखेंगे विद इन 90 डेज वहाँ पर करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया है। कुछ चीज़ें इसमें भी छूटेंगी तो हम नेक्स्ट सेशन बताएंगे आपको। पंजी का संधारण करना आवश्यक है जन सूचना अधिकारी के लिए। जैसे कि आवेदन आते हैं तो आवेदनों की किस तिथि को प्राप्त किया गया, किस तिथि को उसका निस्तारण किया गया, निस्तारण हाँ या ना में किया गया, अर्थात उसको जवाब दिया, उसको दस्तावेज दिए गए या नहीं दिए गए। दस्तावेज दिए गए तो अगले कॉलम में कितने पृष्ठों में था, उससे कितने रुपए लिए गए, या उसको अवलोकन करने के लिए बुलाया। जैसा कि आप देखेंगे सेक्शन 7 क्लॉज 9 में दिया गया है कि यदि आवेदक ने कोई ऐसी जानकारी मांगने के लिए आवेदन किया हुआ है जो कि जिसे कि प्रदान किए जाने में जन सूचना अधिकारी के कार्यालय का अधिकतम समय व्यय होगा तथा उसका प्रभाव यह हो रहा है कि वह अपने अन्य कार्यों को, जो उसके मूल कार्य है, उनका मूल कार्य तो ये भी है, लेकिन अन्य जो मौलिक कार्य उसके हैं उनका संपादन वह सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। यानी द इंफॉर्मेशन sought बाई द information seeker is of such a nature which is detrimental to the main functioning of the PIO's office, then in such a situation the PIO, the Public Information Officer, can write in writing to the information seeker that you have sought such an information or document furnishing of which is causing detriment to main functioning of my department, so it's better for you to please come and visit my department and look into the documents which have been kept over here। जो भी डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ रखे गए हैं उनको आप आकर के देख लें, इनका अवलोकन कर लें, इन्हें आपको प्रदान किया जाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे प्रदान करने के लिए कार्रवाई करते हैं तो हमारे अन्य काम में नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कई ऐसे शासकीय कार्यालय हैं जहाँ पर फोटोस्टेट की मशीन ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे आपको, या कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि फोटोस्टेट कराने के लिए जो उनका कॉन्टेंजेंसी बजट है वही अलाउ नहीं करता है, कहाँ से अपनी जेब से करा के थोड़ी देगा वो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो सीधा लिख करके भेज देगा कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, ये हम आपको जानकारी नहीं प्रदान कर सकते हैं। दस्तावेज हाँ ये कर सकते हैं कि आप आकर के इसको यहाँ पर देख लें, तो ये सब कर सकते हैं। पंजी का जो संधारण है, कितना कलेक्शन हुआ, एक चीज और देखना है इनको कि क्या जो जानकारी मांगी गई है, जानकारी मांगने के लिए जो आवेदन लगाया गया है, आवेदन के साथ जो प्रस्तुत किया गया शुल्क है, क्या वह इंडियन पोस्टल ऑर्डर में है या कैश में है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि वह नॉन जुडिशियल स्टैंप में है तो फिर ज़रूरी ये है कि जिस स्टेट का मैटर है उसी स्टेट का नॉन जुडिशियल स्टैंप होना चाहिए, क्योंकि फिर ट्रेजरी में वहीं के स्टेट में वो पैसा उसका जाता है। अगर अदर स्टेट से आया हुआ है तो अदर स्टेट वालों में आप देखें कि यदि उनका नॉन जुडिशियल स्टैंप अदर स्टेट का है तो वहाँ आप फीस की डेफिशिएंसी, कमी को दर्शाते हुए आवेदन को वापस कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इसमें हम और भी अच्छे से आपको बना करके दे सकते हैं अभी वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।